कांग्रेस इन दिनों 138 साल की हो चुकी है और कांग्रेस के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, क्या देश के समक्ष कांग्रेस की प्रासंगिकता है, इन सब मुद्दों को लेकर आज हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य के साथ हम हैं, तो उनसे चर्चा करेंगे। श्री रामचरण बोला जी, जो दलित चिंतक भी हैं, दलित समाज के चिंतक हैं और दलित साहित्य में रुचि रखते हैं। आइए बात करते हैं। बोला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जन सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज कांग्रेस 138 साल की हो गई, 138वें साल में प्रवेश हो गया, तो क्या मानते हैं कि आज के दौर में कांग्रेस की क्या प्रासंगिकता है? जैन साहब, 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस टाइम भी देश के लिए बहुत सी चुनौतियां थी। गुलामी की जंजीरों में फंसा हुआ था। जितने वरिष्ठ कांग्रेस के नेता थे, फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने अपनी जान की, अपने जीवन की आहुति देकर उनके साथ से बहुत से भारत के लोगों ने, जिसमें भगत सिंह है, राजगुरु जी, सुखदेव जी है, चंद्रशेखर आजाद जी है, उधम सिंह जी हैं, और भी बहुत से जो नेता थे, जो क्रांतिकारी नेता थे, उन्होंने अपने जीवन की आहुति दी आज़ादी के लिए। तो जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो कांग्रेस ने सबसे पहले इंडिया के अंदर सेकुलरिज्म और डेवलपमेंट के लिए ध्यान दिया। यही 1947 से लेके आप 2014 तक मैक्सिमम कांग्रेस का राज रहा। उस दौरान आप देखोगे कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है और गवर्नमेंट ने अपने पास लिए। 1947 से पहले पूरा देश एक राज्यों में, रजवाड़ों में बटा हुआ था। सरदार पटेल जी उस टाइम होम मिनिस्टर थे। उन्होंने अपनी सूझबूझ से, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपनी सूझबूझ से बगैर किसी झगड़े के सबको सरकार के अंदर विलय किया। उनके जो भी, उनको जो मुआवजा जो देना था, जो वाजिब बनता तो दिया, और एकजुट में देश को बांध दिया था। और धीरे धीरे देश ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। एक वक्त ऐसा था तो यहाँ अनाज भी पूरा नहीं मिलता था। उन्होंने पंचवर्षीय योजना बनाई, उसके तहत पहले ग्रीन रेवोल्यूशन ले आई, फिर हरित रेवोल्यूशन ले आई, फिर उद्योग क्रांति ले आई। धीरे धीरे फिर राजीव गांधी जी 21वीं सदी के लिए कंप्यूटराइजेशन का सिस्टम शुरू किया, जिसका बहुत सी पार्टियां विरोध भी करती थी। जो आज मैं तो ये समझता हूँ, जो आज देश चल रहा है वो कांग्रेस की देन था। क्योंकि कांग्रेस ने ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए, एटॉमिक एनर्जी का बनाया, कोई ऐसा फील्ड नहीं छोड़ा जहाँ इन्होंने डेवलपमेंट ना की हो। और एक देश को वर्ल्ड लेवल पे एक बहुत सम्मानित जो मेन कंट्री है उनके बीच में खड़ा कर दिया। और ये अगर आगे ऐसे चलता रहता तो वर्ल्ड के अंदर भारत एक सुपर पावर के रूप में उभरता। लेकिन पिछले कुछ समय से एक तो इन्होंने जो मौजूदा सरकार है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया। प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने की वजह से जो दलित समाज के जो गरीब दबे कुचले हैं, चाहे एससी हो, चाहे बीसी हो, चाहे अदर कम्युनिटी को हो, उनको काफी नुकसान हुआ। बहुत से लोगों का रोजगार तो रोजी रोटी के ऊपर निर्भर था। आज देश के अंदर इतनी बेरोजगारी है जिसकी तरफ मौजूदा सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। और आज भी जो कांग्रेस के अंदर जो धीरे धीरे लोगों का, दूसरी पार्टी के लोगों ने गुमराह करके, मिसगाइड करके अपनी सत्ता दिलाई है। लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग हैं आज भी उनका जो वर्चन है वो कांग्रेस के प्रति ठीक है, क्योंकि उनके दिमाग में है कि कांग्रेस ही देश को चला सकती है, कांग्रेस ने ही देश को यहाँ तक खड़ा किया हुआ है सारा का सारा। आज कांग्रेस को दोबारा फिर, अब जो राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर कन्याकुमारी से श्रीनगर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। उनका मेन मकसद है कि सब संदेश दे। और हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ सभी धर्म को, सभी लोगों को, सभी जाति को समानता का अधिकार है। किसी के बारे में कोई नेगेटिविटी नहीं है। उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए आज कांग्रेस जिस मुद्दे से चल रही है, मैं ये नहीं मानता कि कांग्रेस दोबारा 2024 में राज में ना आए। क्योंकि उनका विशेष आपने देखा होगा, जो कांग्रेस की लीडरशिप है, सीनियर लीडरशिप, उनका मेन रुझान देश की डेवलपमेंट के लिए, मीडियम स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए है। और देश की जो असेट्स क्रिएट किए थे, दोबारा उनको फिर रिवाइव करने का सपना है। दूसरा, जब कांग्रेस समक्ष 138 साल पुरानी कांग्रेस समक्ष क्या चुनौतियां हैं? देखो, कांग्रेस के अंदर तो चुनौती आज के दिन हमारा पढ़ा लिखा जो नौजवान है वो भी भ्रमित हो चुका है। उनको देश के बारे में पता नहीं। वैसे तो देश के बारे में अगर आप देखो, जैसे हमारे अंदर एक राष्ट्रीय चरित्र होना चाहिए, वो नहीं है। हम देश के बारे में सोचते हैं, हम अपने व्यक्तिगत के बारे में सोचते हैं। अगर हमारे लोग, हर आदमी सबसे पहले, जब कि आप विश्व के दूसरे कंट्री में देखोगे,
अभी इजराइल का जैसे युद्ध चल रहा था, वहाँ का जो सिटीजन था किसी भी कंट्री में था, सारे के सारे अपने देश में चलेंगे। क्यों इस विपदा के टाइम में अगर हमारे देश के सभी नागरिक अपनी ये जिम्मेदारी समझे, सरकार क्या है, लोग ही हैं, कि हमने देश के लिए कुछ ना कुछ करना, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि भारत के अंदर विश्व में कोई भी देश इससे आगे मुकाबला कर सके, इसको कोई डिफीट कर सके। कोई ऐसा देश ही नहीं है कोई भी, इतनी सुपर पावर यहाँ पे है। आज जो भाजपा जो दलित तो पिछड़ा बैकवर्ड की राजनीति खेल रही है, 5 साल खेल रही है। जैसे अभी मुख्यमंत्री बनाया तो दलित चेहरा बनाया, बैकवर्ड चेहरा बनाया। कांग्रेस से क्यों दलित, जो परंपरागत दलित और बैकवर्ड वोट था, कांग्रेस से क्यों भाग रहा है, कांग्रेस से क्यों खिसकता जा रहा है? दलित वोट तो आज भी कांग्रेस के साथ है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी दलितों को अच्छी पोस्टों में बैठा रही है, लेकिन पोस्टों से बनाने से कुछ नहीं होता जब तक दलितों के बारे में कोई पॉलिसी, शेड्यूल्ड कास्ट में एसटी के बारे में पॉलिसी ना बनाई जाए। हमारा मेन मकसद होना चाहिए, क्योंकि ये कम्युनिटी है अबाउट सरकारी आंकड़े भी ले 22.5% है, जबकि इनफैक्ट प्रैक्टिकल 25-26% की पॉपुलेशन है, भले SC हो ST हो। इनका मुख्य जो काम है वो सर्विसेज पे ये सर्वाइव कर रहे हैं, और सेकंड लेबर है। अब धीरे धीरे सर्विस पिछले 9 साल में आपने देखा होगा जैन सब सर्विसेज काफी कम हुई है, बहुत कम निकली है। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में 5 साल तो सर्विस निकाली नहीं, अब 64,000 पुलिस की निकाल दी है। अगर इनको धीरे धीरे निकालते रहता प्रियर, तो जो यूथ था, जो पढ़ा लिखा बेरोजगार साथी था, उनको मनोबल बढ़ता और तैयारी करते। पहले क्या होता था, हर स्टेट में, चाहे सेंट्रल लेवल का स्टेट लेवल का, जो ये कम्पिटिटिव टेस्ट होते थे हर साल हुआ करते थे। जो बच्चे अप्लाई कर देते थे, लग गए तो अगले साल फेल हो जाते थे। अब ये जो 3-3, 4-4 साल के बाद कोई भी टेस्ट कंपटीशन का होता है, उससे जो पढ़े लिखा नौजवान है वो हताश होता है कि उसकी कोई लक्ष्य नहीं है, तैयारी करे, कब पेपर आए कब नहीं आए कोई पता नहीं। पहले कम से कम हर स्टेट के अंदर और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर प्रोविजन था। स्टेट में SSC होता था, जो भी स्टेट का था, HPSC होता था, या सेंटर में एक सेंट्रल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता था, UPSC होता था। सभी बच्चे तैयारी करके जो जैसे रोजगार मिल जाता था उनको। हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा आप किसको मानते हैं? देखो, मुख्यमंत्री की तो इलेक्शन की बात होता है, जनसभा में तो कुछ नहीं है, तो लोकतांत्रिक कंट्री है। इसमें तो जो MLA चुन के आते हैं, जो उनका दिल करेगा, जो जिसको चाहेंगे वो बनेगा। उससे पहले तो ना किसी को कहना चाहिए ना कोई है। नहीं, फिर लोकप्रियता के तकाजे में कौन चेहरा हो सकता है? लोकप्रियता नेतृत्व है, किसी का नहीं मिले। तो जब MLA बनेंगे उसके बाद डिसाइड होता है कौन है कौन नहीं है। अभी कांग्रेस के अंदर सभी नेता है, वरिष्ठ नेता अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है, लोगों तक कांग्रेस की जो नीति है वो पहुंचा रही है। हमारा हर कांग्रेसी का आज के दिन ये दायित्व बनता है, जो पॉलिसीज कांग्रेस ने है, जो काम कांग्रेस ने पिछले 70 साल से की है, 47 टुडे की है, स्वतंत्र की है, उनका व्याख्यान करना चाहिए। हमारा एक थोड़ी ये जरूर कमी है कि हम जो हमने काम किया है, हम उनका लोगों तक पूर्ण रूप से पहुंचा नहीं पा रहे। फैसिलिटी लोगों को मिली हुई है, लेकिन एक दूसरे आदमी है जो करते कुछ नहीं, लेकिन फिर भी लोगों को दिमाग में बिठा देते हम ये करेंगे, एक तो कर दिया एक करेंगे। तो ये हमारा सभी जितने कांग्रेस जन है, जो कांग्रेस के नेता भी कह लो, वर्कर ही कह लो, उनका दायित्व बनता है कि जन जन तक जो कांग्रेस की नीति है, जो कांग्रेस ने पिछले आज़ादी के बाद किया, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए, तभी देश का भला हो सकता है। आज जरूरत है देश के बारे में सोचने की, ना कि व्यक्तिगत के बारे में। सम्मेलन कर रहे हो, उसका क्या एजेंडा है, क्या कार्यक्रम है? तो मेन तो ये होता है कि उनके अंदर अभी 6 जनवरी को करनाल के अंदर सेक्टर 12 में दलित एकता सम्मेलन के नाम से हम सम्मेलन बुला रहे हैं। उसका मेन मकसद हमारा यही है कि उनको जागरूक करें कि उनको क्या फैसिलिटी पहले मिली, क्या नहीं मिली है। जब जागरूक होंगे तो वे पार्टी के साथ और जोर शोर से लगेंगे। वैसे भी क्या है कि ये पार्टी का ट्रेडिशनल वोट बैंक है, अगर थोड़ी बहुत कमी है जागरूक करने का प्रयास करेंगे। मेन तो ये है कि पूरे प्रदेश के कार्यक्रम क्या है, कौन गेस्ट आ रहे हैं, क्या कितने बजे कार्यक्रम शुरू होगा, स्थान क्या है? ये चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो चीफ गेस्ट होंगे। प्रदीप नवाल जी हैं जो सेक्रेटरी AICC है, उन्हीं की अध्यक्षता में होगा। बाकी लोकल लीडर है कुलदीप शर्मा जी स्पीकर हैं, वो वरिष्ठ अतिथि होंगे यहाँ के, और भी जितने भी सभी को होगा। और जाट धर्मशाला के अंदर जो बाहर ग्राउंड है उस ग्राउंड में करेंगे सारे के सारे। कितने बजे है? ये 11 बजे करीब है। 11 बजे, 6 जनवरी को 11 बजे शनिवार का दिन है, सभी के लिए हुआ। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे सम्मेलन को लेकर लोगों से? सभी साथियों से, जो कांग्रेस जन है, जो आम जन भी है, जिसको कांग्रेस से लगाव है, उसको इस सम्मेलन में आना चाहिए। और जो हमारे सीनियर नेता हैं उनकी बात सुननी चाहिए, उनसे प्रेरित होना चाहिए। कोई ऐसी बात है तो अपनी बात भी वहाँ उठानी चाहिए। अगर कोई बात कोई कांग्रेस के उसकी सुझाव है, उनको भी पूरा राइट है उसके बारे में उठाने का। इससे पहले भी दलित एकता सम्मेलन हुआ था?
इससे पहले एक तो जैन साहब मैंने किया था, 2001 में किया था, जब चौटाला साहब की सरकार थी। अच्छा। तो एक बारी कांग्रेस सरकार आने के बाद 2007 में किया था, वो नई अनाज मंडी में किया था, लाखों की तादाद में लोग आए हुए थे उस टाइम में। 2001 में भी बहुत लोग इकट्ठे, कई हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे। तो इससे क्या होता है कि बच्चे उनको, जो दलित है, जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है, उसको मोटिवेट करते हैं, और उनको ये भी पता लगता है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने इन लोगों के लिए क्या कुछ किया है, और हमें उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, संविधान को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या आगे करना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर जी तो खास सभी के लिए, और दलितों के लिए तो भगवान का रूप थे। जो दलित हैं, जो इतने मान सम्मान के जी रहे हैं, उसका सबसे बड़ी देन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। तो मैं तो ये मानूंगा कि दलित तो राष्ट्र के लिए तो एक भगवान का रूप है, और क्या सभी के लिए है, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, कोई ऐसी कास्ट या मेल फीमेल कोई नहीं छोड़ा जिसके लिए काम नहीं किया, चाहे लेबर हो। बहुत सी स्कीमें अगर आप उसका पूरा इतिहास पढ़ोगे तो कोई ऐसी चीज़ अछूती नहीं है जिसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी काम ना किया हो और उस देश में लागू ना करवाया। आपका बहुत धन्यवाद। बहुत